हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन बैंक दिया गया बच्चों एमपी बोर्ड के द्वारा, उसका सोल्यूशन चैप्टर 1 का मैंने कराया था। आज चैप्टर 2 का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखना है, बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 का कराया था, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूं क्वेश्चन बैंक का, ताकि अभी त्रैमासिक चल रहा है, फिर अर्धवार्षिक होगा, फिर वार्षिक होगा बच्चों, तो सभी के लिए आपके लिए काम में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। पहला जो है बच्चों सोडियम आयन है, Na+ है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले तो आप लोग समझो कि सोडियम बच्चों जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 11 है। इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो 11 है। लेकिन जैसे ही 1 पॉजिटिव बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बच्चों वो 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। 11 है तो 10 हो गई, ठीक। चलिए, समस्थानिकों में संख्या समान होती है। समस्थानिक किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनके समस्थान परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान यानी एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, ऐसे हम कह सकते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन है बच्चों, है ना, इसके 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जैसे परमाणु क्रमांक 1 भार 1, परमाणु क्रमांक 1 भार 2, परमाणु क्रमांक 1 भार 3। तो ये प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ये सभी के सभी समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगी और प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी। तो कहीं पे दिया है क्या, हाँ भाई प्रोटॉन दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया नहीं तो प्रोटॉन समान है। Cl1 निगेटिव बच्चों, आयन में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कितनी होती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपसे हम पूछे तो आप बता सकते हो कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है बच्चों। लेकिन 1 निगेटिव हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 18। आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव का मतलब है किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और निगेटिव का मतलब है बच्चों किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले लिया है। सी, ठीक है, चीजें क्लियर, आसानी से बन जाएगा आप लोगों से। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला जो प्रश्न है, यहां पे ब्रोमीन है, और ब्रोमीन में बोला गया है कि परमाणु क्रमांक 35 है। ब्रोमीन है बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है, और परमाणु भार 80 है। तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या जो है 35 होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 35 होगी। और बच्चों यदि हम बात करें कि ये आपका Mb है, द्रव्यमान है, तो यदि हम बात करें तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो इसमें से बच्चों प्रोटॉन को घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 80 में से 35 प्रोटॉन को घटा दिया जाए तो 45 न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। तो जरा देखो प्यारे बच्चों कि 45 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर डी, यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या हो गई ब्रोमीन में। एक तत्व के लिए उपकोष L का मान, एक तत्व के लिए उपकोष L का मान 2 है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। L का मान 2 है, L का मान 2 है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो बच्चों L का मतलब यदि 0 है वो आपका S उपकोष होता है, L का मतलब 1 है मतलब P उपकोष होता है, L का मतलब 2 है वो आपका D उपकोष को बताता है, L का मान 3 है वो F उपकोष को बताता है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, P में 6 हो सकते हैं, D में 10 हो सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बोला है L का मान 2 है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो L का मान 2 है यानी D है, D उपकोष, और D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरे बच्चों, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या बोला, सबसे कम, जबकि वे समान गति से गमन करती हैं, तो वो बच्चों लगभग होना चाहिए आपका अल्फा कण। क्या होना चाहिए, अल्फा कण। देख लो थोड़ा सा राइट आंसर कौन सा प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक आगे चलते हैं।
आप लोग बताइएगा कि भाई अल्फा कण होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप लोग बड़े प्यार से बता दो। पहला जो प्रश्न है बड़े प्यार से, इलेक्ट्रॉन के लिए m1 का मान है बच्चों -2 -1 0, फिर 0 में माइनस लगना नहीं चाहिए, +1 +2। ठीक है, हाँ बड़े प्यार से आप लोग बताओ। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस के लिए थोड़ा सा इधर करते हैं, यहां पे स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, क्या बोला है, m का मान बच्चों, m का मान जो होता है वो +-L होता है, मतलब +-L होता है। ठीक है, +-L होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों L का मान 0 आ गया, L का मान 0 आ गया, L का मान 0 मतलब S उपकोष में है। L का मान 1 आ गया मतलब P उपकोष में है, और P में बच्चों 3 उपकोष हो गया, तो यहां का आपका -L, फिर यहां पर 0, फिर +L। ठीक, +L बच्चों, क्या +L। इसके बाद यदि L का मान 2 आ गया, L का मान 2 आ गया बच्चों, तो यहां पे आपका हो जाता है, यहां पे आपका बच्चों कितने 5 हो जाते हैं, 1 2 3 तो 0 हो जाएगा। इधर आएंगे तो -1 -2, इधर जाएंगे तो +1 +2। ऐसे बच्चों -L से +L तक चलता है, यानी -2 से +2 तक चलेगा। -L से +L तक मतलब -2 से +2, तो -2 के बाद -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो यहां पे क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए m1 का मान इतना इतना है, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये कहां के लिए है, सबसे पहली बात तो ये D के लिए है। ये किसके लिए है, D के लिए है। और D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये बच्चों किस कक्षक में है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर D कक्षक में है। किस कक्षक में प्यारे बच्चों, D कक्षक में है। ठीक है, D कक्षक में, D कक्षक में 5 कक्षक पाए जाते हैं। ये 0 है, +1 इधर -1, ये +2 है, इधर -2 है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि F में आपसे पूछ लिया जाता तो F में 7 कक्षक होंगे। एक कितने हो गए, 1 2 3 4, तो यहां पे 0 होगा, +1 इधर -1, +2 इधर -2, +3 इधर -3। बोला ना कि L का मान 3 है, तो F में जाएगा -L से +L तक जाएगा, तो -3 से +3 तक जाएगा। तो F में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। यदि इस तरीके से दिया रहता तो आप बोल देते कि भाई कहां पे पहुंचा है, तो F कक्षक में पहुंचा है। जिस कक्षक में n का मान 1 है और L का मान 2 है, n का मान 1 है ना बच्चों, और L का मान 0 है, और L का मान 0 मतलब S कक्षक, और S कक्षक देखो भाई, जिस कक्षक के लिए n का मान 1 और L का मान 0 होगा उसे S से प्रदर्शित करेंगे, यानी फर्स्ट S 1S बच्चों, यानी पहले कोष की बात की जा रही है और L का मान 0 है, तो ये 1 का मतलब पहला और L का मतलब 0 मतलब S कक्षक, यानी 1S से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, यहीं पे n का मान 2 हो जाता, n का मान 2 हो जाता और L का मान 0, तो ये आपका हो जाता 2 है और L का मान 0 है, तो S। मैंने आपको बताया ना बच्चों, L बराबर 0 तो S कक्षक, फिर बच्चों आपका L के बाद 1 आ जाए तो P कक्षक, यदि L का मान 2 आ जाए तो आपका D कक्षक, L का मान 3 आ जाए तो आपका F कक्षक। N बराबर 3 है और L बराबर आपका 3 है, तो क्या बोलोगे, 3 का मतलब 3 और बच्चों 3 मतलब F, तो 3F ऐसा। हालांकि 3F होता नहीं है, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूं, तीसरे में आपका F होगा ही नहीं, तो ये मान लीजिए n का मान 4 है तो 4F हो जाता। ऐसे मान लीजिए n बराबर आपका 3 है और F का मान 0 है, तो फिर n का मतलब 3 और 0 का मतलब S, तो 3S में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ऐसे आप लोगों को समझना है, केवल एक ऑब्जेक्टिव समझ के नहीं रह जाना भाई। आगे बात करते हैं बच्चों, आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से विकिरण होते हैं, रिक्त स्थान में उचित विकिरण बताइए। तो आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में बच्चों रेडियो विकिरण है, माइक्रोवेव ओवन है, फिर यहां पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट है, यहां पे क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक, ये आपका दृश्य प्रकाश होना चाहिए, वैसे यहां पे लिखा है रिवणी प्रकाश, तो ये संभव नहीं है, दृश्य प्रकाश होना चाहिए। फिर आपका परावैंगनिक किरण आता है बच्चों, क्या आता है, परावैंगनिक किरण, क्या परावैंगनिक किरण आता है।
वही मैं सोच रहा था भाई, पराबैंगनी किरण आता है बच्चों, इसके बाद एक्स किरण आता है, यहाँ पे एक्स किरण आएगा और इसके बाद कास्मिक किरण, ये क्रम होता है। ठीक, चलिए यदि किसी परमाणु में n का मान 4 है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान 4 है, मतलब चौथे कोष में इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, यानी 2 गुणे 4 का स्क्वायर, मतलब टोटल चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32। क्या बोला है, n का मान 4 है तो n के मान से निकालना है, टोटल तो नहीं बोला है कि 4 कोष में टोटल कितना होगा। अब इसमें यही क्वेश्चन अधूरा है कि n का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई 2n स्क्वायर के हिसाब से हम निकाल दिए कि कोष में 2n स्क्वायर के हिसाब से 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही समस्या होता है कि क्वेश्चन अधूरा रहने पे बच्चों को परेशानी हो जाती है, फिर टीचर नंबर काट लेता है। संकरण के पश्चात प्राप्त ऑर्बिटल में आकार और आकृति समान रहता है बच्चों। संकरण हो जाता है तो एक तो आकार समान हो जाता है, लगभग समान आकार के होते हैं, ऊर्जा उनकी समान हो जाती है बच्चों, ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, तो आकार और ऊर्जा दोनों समान पाया जाता है। सत्य सत्य में बच्चों आप लोग आसानी से बता दोगे। जो पहला आप लोग देखो कि किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी तक होगा जब तक कि उपकोष में सभी कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट न हो जाए, ये सही है। इसे बोलते हैं हुंड का बहुलता का नियम, हुंड के बहुलता का नियम। हुंड के बहुलता का नियम यही बताता है भाई साहब कि पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, युग्मन तभी होगा जब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे बोला गया कि खाना थोड़ा सा कम है, पहले सबको एक एक पूड़ी दे देना, जब सबको पूरा हो जाए तो फिर दूसरी पूड़ी की बंटवारा करना। मान लो 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग, या बारात बैठी है, पूड़ी कम है, पूड़ी मतलब जानते हो ना, गेहूं के आटा की बनाया बच्चों, एक प्रकार से रोटी है लेकिन तेल से पकाया जाता है, तो पूरी बोलते हैं उसको। यदि कम हो गए बारात में तो बोले एक एक करके पहले दे दो, फिर दोबारा में 2-2 दे देना, 3-3 जैसा बचेगा। उसके अनुसार हुंड ने भी बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन का वितरण एक एक होगा, इसके बाद हम तभी रिपीट करेंगे जब सबको एक एक मिल जाएगा। द ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली समीकरण से केवल गतिशील के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी आपका गतिशील के लिए होगा। ठीक है, एक उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये गलत है। एक उपकक्ष में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसलिए जो कहानी है ये बोल रखा है कि केवल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, सही है बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों वृत्ताकार कोष में पाया जाता है। कक्षक और कक्ष में कोई अंतर नहीं होता, गलत है। कक्षा और कक्ष में अंतर होता है बच्चों, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, चलिए, और नहीं पढ़ा तो कक्ष और कक्षक में अंतर देख लेना। सही जोड़ी मिलान करिए, सही जोड़ी मिलान करिए, आप लोग आसानी से बता देंगे भाई, सही जोड़ी मिलान करिए। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए भाई। पाउली का अपवर्जन नियम था, सही है सर, पाउली का अपवर्जन नियम था। हुंड के बहुलता का नियम अभी आपने पढ़ा। डी ब्रॉगली समीकरण लैम्डा बराबर HM/mc। मैक्स प्लैंक का बच्चों रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत, मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा, मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। समान परमाणु क्रमांक वाले परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, द्रव्यमान भिन्न, भिन्न द्रव्यमान हो, परमाणु समान हो तो समस्थानिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक, यदि भार समान होता तो समभारिक होता। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाला संरचना क्या कहलाता है? परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, ये लास्ट में जो सही स्थिति है वो कक्षक बताता है कि एस में है, पी में भाई तो भाई सब में तो 3 है तो कहां पे है, डी में तो आपके 5 कक्षक है तो कहां पे है, एफ में तो 7 कक्षक है तो फिर कहां पे है, तो अंतिम जो स्थिति है वो कक्षक के द्वारा प्रदर्शित होता है। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है, इसको बताना है। बताओ भाई इसका क्वेश्चन। हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का नाम रेडियो तरंग, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है? एस कक्षक में, एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता है। क्या बोला है क्वेश्चन भाई?
हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है? अच्छा, ये बढ़िया क्वेश्चन था यार। पहला लाइमर था, है ना, ये चीज अब पूछा है, बामर, ठीक है, लाइमर बामर ब्रैकेट फुंड। तो ये बच्चों आपका दूसरा जो है ये बामर था ना। मैं इसको भूल गया था कि भाई ये क्या चीज बोला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, तो वो 5 श्रृंखला होते हैं, लाइबर, बामन, पाश्चात, ब्रैकेट फुंड, ये चीज भूला गया था, है ना, यही तो समस्या था। ठीक है, हाइड्रोजन के अनिश्चितता वर्ग का सिद्धांत, ये तो आप लोग सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको लिख लेना बच्चों। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण हमने बता दिया रेडियो तरंग, और बच्चों इसका जो है दिशात्मक प्रभाव नहीं दर्शाता, वो एस कक्षक है। ठीक है, ये चीज आपको बता दिया, ये आपको रेडियो तरंग बता दिया था, ये आपका एस कक्षक हो गया। ठीक है, इसका आप लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है कि भाई साहब किसी भी यदि कोई कण गतिमान है तो उसका संवेग और उसकी स्थिति दोनों एक साथ साथ संभव नहीं है ना। क्या बोला है? अनिश्चितता का सिद्धांत यही है कि भाई साहब किसी भी इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति, यदि कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी स्थिति और संवेग का दोनों का डायरेक्शन एक साथ संभव नहीं है। बाकी यदि कोई बच्चे को लगता है कि नोट्स की जरूरत है तो कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स प्रॉपर हिंदी मीडियम के दिए जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। आगे भी क्वेश्चन यदि आप लोगों को देखना है तो इसके क्वेश्चन देख सकते हो। टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया है, और नहीं किया तो भैया आज मैं शेयर कर दूंगा। यदि कोई बच्चा चाहता है कि टेलीग्राम से डाउनलोड करना तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेगा। देखो भाई, प्राइवेट वाले बच्चे भी ऐसे कई सारे लोग जुड़े रहते हैं जिनको पढ़ना रहता है, केवल सरकारी वाले बच्चे नहीं, प्राइवेट वाले बच्चे भी इनको पढ़ें। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।